नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी एयू प्रमुख और पीएम मोदी की मुलाकात की, महाकुंभ पर हुई राजनीति की और बिहार चुनाव को लेकर घबराई भाजपा की। इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत और ईयू रणनीतिक साझेदारी को मिलेगी नई गति, पीएम मोदी की यूरोपीय आयोग अध्यक्ष से बातचीत। संभल के जावा मस्जिद की नहीं होगी पेंटिंग, हाई कोर्ट ने सिर्फ सफाई की दी इजाजत। ईसा फाउंडेशन और सदगुरु जग्गी वासुदेव और सुप्रीम कोर्ट से राहत, हाई कोर्ट के फैसले को बताया सही। चमोली के माड़ा गांव में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही, 47 मजदूर लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। ममता बनर्जी बंगाल की सियासत में नमक हराम, अधीर रंजन का टीएमसी सुप्रीम पर कटाक्ष। पत्नी से प्रताड़ित आईटी मैनेजर ने लगाई फांसी, मरने से पहले बनाया वीडियो। पाकिस्तान में जुमे की नमाज के दौरान मदरसे में सुसाइड अटैक, 5 की मौत, 20 जख्मी। एससी आयोग में 2 अहम पद खाली, राहुल का बड़ा हमला। सोने चांदी के दाम में आई जबरदस्त गिरावट, 479 रुपए गिरकर 85,114 पर पहुंचा गोल्ड। शेयर बाजार में आज भी बड़ी गिरावट, खुलते ही लुढ़के सेंसेक्स और निफ्टी। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली खास खबर के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शुक्रवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापक व्यापार समझौते के लिए चल रही वार्ता के प्रगति की समीक्षा की और व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने की रणनीतियों पर चर्चा की। ऐसी संभावना है कि दोनों पक्षों ने एक महत्वाकांक्षी व्यापार समझौते को मजबूत करने के लिए जारी वार्ता का जायजा लेने के साथ साथ व्यापार एवं निवेश संबंधों को मजबूत करने के तरीके तलाशे। आपको बता दें, लेंस समूह के 27 सदस्य देश के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के साथ 2 दिवसीय भारत यात्रा के तहत बीते दिन भारत पहुंची, जहां अपनी यात्रा के दौरान दोनों, या यूं कहें कि उन्होंने भारतीय यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की दूसरी द्विपक्षीय मंत्रीय स्तर बैठक में भाग लिया, साथ ही द्विपक्षीय मंत्री स्तरीय चर्चा भी की। वहीं इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, ईयू कमीशन अध्यक्ष और कमिश्नर्स की भारत यात्रा अभूतपूर्व है। भारत और ईयू की 2 दशक साझेदारी नेचुरल है और इसके मूल में विश्वास है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा, एफटीए को 2025 के अंत तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। स्पेस डायलॉग शुरू करने का फैसला लिया गया है। रक्षा और सुरक्षा से जुड़े मसले, बढ़ता सहयोग आपसी विश्वास का प्रतीक है। वहीं नई दिल्ली की अपनी यात्रा के दौरान लेन ने भारत यूरोपीय संघ संबंधों की बढ़ती मजबूती पर प्रकाश डाला। बैठक के दौरान व्यापार, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में गहन सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयास किए गए। यूरोपीय संघ और भारत की विश्व पत्रिका द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लेन ने रेखांकित किया कि भारत और यूरोपीय संघ वैश्विक चुनौतियों से निपटने में एक साथ है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करते हैं अगली रिपोर्ट का। आखिरकार प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का समापन हो गया। जहां कुछ दिन पहले करोड़ों की भीड़ थी, हर तरफ चहल पहल थी, वो महाकुंभ अब वीरान हो चुका है। सभी अपने अपने घरों को लौट चुके हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो करीब 65 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया। इस तरह देश की कुल आबादी के आधे से कुछ कम लोगों ने संगम में डुबकी लगाई और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनी। वहीं बीते दिनों सीएम योगी भी महाकुंभ पहुंचे और वहां मजदूरों के संग साफ सफाई करके इस आयोजन का समापन किया। महाकुंभ के इस भव्य आयोजन ने जहां एक तरफ पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, तो वहीं विपक्षी दलों ने भी इसे अपनी राजनीति का एक जरिया बनाया। जाहिर है कि अगर देश की इतनी बड़ी जनसंख्या को कोई राजनीतिक दल अनदेखा करता है तो वह अपने पैर पर कुल्हाड़ी ही मार रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी जैसे राजनीतिक दलों के नेताओं ने महाकुंभ और वहां आने वाले श्रद्धालुओं का मजाक बनाया, महाकुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठाए
और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जहां पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, तो सपा सांसद जया बच्चन एक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि शवों को गंगा में बहा दिया गया। लालू यादव कहते हैं फालतू है महाकुंभ। देखा जाए तो अगर कांग्रेस सहित सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियां महाकुंभ में उत्साह से शामिल होती तो महाकुंभ में हुए हादसे, नई दिल्ली स्टेशन पर हुई मौतें, भारी दुर्व्यवस्था पर देश की जनता उनकी बातों पर जरूर गौर करती। लेकिन विपक्ष ने पहले ही महाकुंभ को भारतीय जनता पार्टी का आयोजन बना दिया। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को घेरने का मौका भी उन्होंने अपने हाथों से जाने दिया। विपक्षी दलों ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को प्रयागराज और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया, जिनमें कई लोगों की जान चली गई। विपक्ष के आरोपों में दम है कि आयोजन का बड़े पैमाने पर प्रचार करने के बावजूद सरकार भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा पाई। लेकिन जब विपक्ष ने महाकुंभ पर राजनीति ही गलत तरीके से की तो जनता कैसे उन पर विश्वास करे? जो लोग तमाम परेशानियां झेलकर महाकुंभ पहुंच रहे थे, क्या इन नेताओं की बातें उन्हें पसंद आई होंगी? जब पहले ही दिमाग में ये बैठ गया कि विपक्ष महाकुंभ का मजाक उड़ा रहा है, तो आम जनता जानती थी कि विपक्ष नहीं चाहता कि यह आयोजन सफल हो। हद तो तब हो गई जब अखिलेश यादव ने कहा कि देश में अभी बहुत से लोग महाकुंभ में नहीं जा सके हैं, इसीलिए उनकी अवधि कुछ दिनों के लिए बढ़ा दी जाए। ये कहकर उन्होंने साबित कर दिया कि महाकुंभ कोई धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सरकार का आयोजन है। सरकार जब चाहे महाकुंभ करा सकती है और जब चाहे खत्म कर सकती है, जबकि पूरे देश का हिंदू जानता है कि महाकुंभ का आयोजन निश्चित समय पर हिंदू पंचांग के अनुसार ही शुरू होता है और खत्म होता है। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी चौसर अभी से सज चुकी है, लेकिन लगता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन को एक बार फिर अपने किए गए कार्यों के बदले लालू यादव के कार्यकाल को टारगेट करने का ही भरोसा है। लालू राज को जिसे कथित रूप से जंगल राज का नाम दिया गया था, उसको निशाने पर रखकर पिछले कई चुनाव एनडीए जीत चुकी है। एक बार फिर वही हांडी चुनाव आयोग पर रखने की तैयारी है, या यूं कहें चुनाव में रखने की तैयारी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हांडी कहीं काठ की तो साबित नहीं होती। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी हफ्ते भागलपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज बताते हुए हमला किया था। नीतीश कुमार तो हर मंच पर जंगल राज को याद करना नहीं भूलते। नीतीश कुमार तो आरजेडी के साथ सत्ता में रहते हुए भी लालू यादव और राबड़ी देवी के कार्यकाल को जंगल राज बताना नहीं भूलते थे, और अब जब वो नरेंद्र मोदी के साथ हैं तो जाहिर है कि वो ये सब बोलेंगे ही। जाहिर है कि एनडीए एक बार फिर जंगल राज को मुद्दा बनाकर जनता को अपने पाले में करने की कोशिश में लगी है। लेकिन सवाल है कि क्या 20 साल बाद भी आम लोग लालू यादव के कार्यकाल की गलतियों को आधार मानकर वोटिंग करेंगे? क्या 2025 में भी ये विषय चुनावी मुद्दा बनने के लायक है? सवाल ये भी है कि क्या एनडीए सरकार के पास अपनी उपलब्धियां कम हैं जो उसे एक बार फिर उसी 20 साल पहले की बात को मुद्दा बनाना पड़ रहा है? देखा जाए तो नीतीश कुमार करीब 20 सालों से बिहार के सीएम हैं, तो क्या जनता को भरोसा दिलाने के लिए काफ़ी नहीं है? और ख़ास बात तो यह है कि अब तो बीजेपी भी जेडीयू के साथ है। केंद्र सरकार के साथ मिलकर बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है। राज्य सरकार में 2 डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। फिर आखिरकार लालू राज का नाम क्यों लिया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। आपको बता दें, 2022 में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़कर आरजेडी के साथ एक बार फिर सरकार बना ली थी। कहने को तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, पर चलती आरजेडी मुखिया लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी की थी। उस समय नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि काफी खराब हो गई थी। यही कारण रहा कि जल्द ही नीतीश कुमार ने आरजेडी से छुटकारा पाने की सोची और एनडीए का दामन थाम लिया। खैर, जाते जाते आपको एक और खास मुद्दे से रूबरू कराते हैं। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष खुदकुशी केस तो आपको याद ही होगा। जी हाँ, वही अतुल सुभाष जिसने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए अपनी जान दे दी थी।
साथ ही भारत की कानून व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए थे। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस केस के बाद यह मामला थमने की जगह और बढ़ गया। कई ऐसे मामले सामने आए जहां किसी पुरुष ने अपनी पत्नी और ससुराल वालों से तंग आकर अपनी जान दे दी। वहीं आज फिर ऐसी ही एक मामला आगरा से सामने आया है, जहां एक आईटी मैनेजर मानव शर्मा ने अपनी पत्नी से परेशान होकर खुदकुशी कर ली है। साथ ही उसने अपने अतुल सुभाष की तरह देश की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाए हैं। उनके सुसाइड करने से पहले करीब 6 मिनट का वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने कई आरोप लगाए। लेकिन आपको बता दें, आत्महत्या जैसा ठोस कदम उठाने वाले ना तो अतुल सुभाष अकेले हैं और ना ही आगरा के मानव शर्मा। एनसीआरबी की आंकड़ों पर गौर करें तो पता चलता है कि आत्महत्या करने वालों में महिलाओं की तुलना में पुरुष की संख्या कहीं ज्यादा है। 2 दशकों के आंकड़े बताते हैं कि भारत में सुसाइड करने वाले हर 10 में से 6 या 7 पुरुष होते हैं। 2001 से 2022 के दौरान सुसाइड करने वाले पुरुषों की संख्या 66,000 से बढ़कर 1 लाख के पार चली गई है। 2022 में 1.70 लाख से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की थी, जिसमें से 1.22 लाख से ज्यादा पुरुष थे। यानी कि हर दिन औसतन 336 पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। इस हिसाब से हर 4.5 मिनट में एक पुरुष सुसाइड कर रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के आंकड़े बताते हैं कि पुरुष ज्यादा आत्महत्या करते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 30 से 45 साल की उम्र के लोग ज्यादा आत्महत्या करते हैं। वहीं मानव ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए पुरुषों को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाने की बात कही है। वहीं ये मामला सामने आने के बाद एक बार फिर देश में पुरुषों के लिए बने कानून पर सवाल उठने लगे हैं। महिलाओं के उत्थान और उत्पीड़न को रोकने के लिए हमेशा चर्चा की जाती थी, लेकिन पुरुषों के उत्पीड़न को रोकने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए कोई आवाज नहीं उठाता। यही कारण है कि न्याय न मिल पाने की वजह से आज पुरुष आत्महत्या करने को मजबूर हैं। बहरहाल आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है। अगर आप भी कोई परेशानी में हैं तो दोस्त रिश्तेदारों से बात करें या डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि आपका जीवन बहुत अमूल्य है। खैर, तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा, किसी भी समस्या का हल आत्महत्या नहीं हो सकती। आप जरा सोचिए, आप अपनी जीवन लीला को समाप्त करने की बात करते हैं, आपके परिवार के वो लोग, आपकी पत्नी खराब हो सकती है, लेकिन आपके माता पिता का क्या होगा, आपके बहन भाइयों का क्या होगा? जरा सोचिए। आत्महत्या से अच्छा है कि आप एक बार लड़ें और अपनी समस्या अपने जानने वालों को बताएं, आम लोगों को बताएं, तो हो सकता है कि आपकी समस्या खत्म हो जाए। लेकिन अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देना किसी भी समस्या का हल नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।